नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 24 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, द इलेक्शन कमीशन हैज डिसाइडेड टू यूज वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT along with electronic voting machines EVM at all the polling stations in the upcoming assembly elections in 4 states and union territory. Consider the following statements regarding VVPAT which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। अब देखिए दोस्तों, असेंबली इलेक्शंस होने वाला है 4 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी में। स्टेट कौन कौन सा है? केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड आसाम एंड 1 यूनियन टेरिटरी दैट इज पुदुचेरी। अब इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया है ये जो असेंबली इलेक्शंस होगा जिसमें ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल होगा। अब ये वीवीपैट क्या है दोस्तों, आप सबको पता होगा, दैट इज वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। दिस इज ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द वोटर्स यूजिंग ईवीएम। अब देखिए दोस्तों, ईवीएम के टैंपरिंग के अगेंस्ट काफ़ी सारे एलिगेशंस आया था। वैसे इसमें कोई सच नहीं है, ईवीएम का टैंपरिंग वैसे हो नहीं सकता। ऐसे इसके जो मैन्युफैक्चरर्स है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने काफ़ी बार बोला है, फिर भी पॉलिटिक्स से चलता रहता है एलिगेशंस। तो ये जो एलिगेशंस को दूर करने के लिए वीवीपैट करके एक सिस्टम आया था। इसमें क्या होगा? इट इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम फॉर वोटिंग मशीन्स डिजाइन टू अलाउ वोटर्स टू वेरीफाई दैट देयर वोट वाज कैस्ट करेक्टली। देखो, ईवीएम में जो वोट किया इसके बाद जो बीप साउंड आता है, आप जो वोटर्स है उनको इतना विश्वास नहीं होता हमारा वोट एक्चुअली हुआ है कि नहीं, कैस्ट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए क्या होगा? दिस विल प्रोवाइड ए मीन्स टू ऑडिट द स्टोर इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट्स। बेसिकली हमारी जो वोट है ना दोस्तों, ये प्रिंट होगा एक पेपर में, हमने जिसको वोट किया होगा, ये एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में चला जाएगा, राइट। मतलब इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन सब होने के बाद वो काउंटर चेक कर सकता है, वो पेपर उठा के जितना वोट किया था वो हुआ है कि नहीं, किसको हुआ है, यह सब उसमें पता चल जाएगा, राइट। यह है वीवीपैट सिस्टम। देखो, जो वीवीपैट से प्रिंट होकर आएगा जो पेपर, इसमें इट विल कंटेन द नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर हुम वोट हैज बीन कास्ट एंड सिंबल ऑफ द पार्टी और इंडिविजुअल कैंडिडेट। इतना सब कुछ होगा वो वीवीपैट का प्रिंट आउट में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या होगा? नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर हुम वोट हैज बीन कास्ट एंड सिंबल ऑफ द पार्टी, इंडिविजुअल कैंडिडेट। VVPAT with EVM were used for first time in a by-election from 51 Noksen Assembly Constituency of Nagaland। तो नागालैंड में जब एक बाई इलेक्शन हुआ था तब पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ था। और वीवीपैट का मैन्युफैक्चरर्स कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। The printed VVPAT slip is displayed for 7 seconds before it is automatically cut and delivered to a sealed ballot compartment। तो 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले करके इसके बाद जो प्रिंट आउट है वो एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में चला जाएगा। ये 7 सेकंड वाला भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। VVPAT with EVMs were used for first time in a by election from 51 Noksen Assembly Constituency of Nagaland। वेरी वेरी करेक्ट। इसकी मैन्युफैक्चरर्स का नाम कौन कौन सा है? बेल एंड ECIL, ये भी करेक्ट है। द प्रिंटेड वीवीपैट स्लिप इज डिस्प्लेड फॉर 30 सेकंड्स। ये गलत है दोस्तों, एक्चुअली 7 सेकंड है, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया ऑन ट्यूसडे abstained from a crucial vote on Sri Lanka's rights record at the United Nations Human Rights Council in Geneva. Consider the following statements with respect to United Nations Human Rights Council which are correct। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया था, श्रीलंका वाला। मैं न्यूज़ में ज़्यादा घुस नहीं रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये काउंसिल क्रिएट हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2006 में। अर्स्ट वाइल यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था। 2006 को ही इसको रिप्लेस करके UNHRC बनाया। इसकी जो हेड कौन है? हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। टोटल 47 UN मेंबर स्टेट्स है विच आर इलेक्टेड बाय द UN जनरल असेंबली। ठीक है, देखो UN जनरल असेंबली क्या क्या क्राइटेरिया रखता है एक कंट्री को मेंबर स्टेट बनाने में। देखिए, उस कंट्री कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या क्या किया है। मतलब ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उस कंट्री में क्या क्या एक्शन ले रहा है, उस कंट्री में कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है या नहीं, ये सब अकाउंट में रख के
इसकी मेंबरशिप दिया जाता है। ऐसे हर कंट्री को ऐसे देगा नहीं मेंबरशिप, राइट। अब देखिए इसकी जो मेंबरशिप है, जो 47 मेंबर है, दिस इज बेस्ड ऑन इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है दोस्तों? देखो दुनिया में हर रीजन को रिप्रेजेंटेशन देगा। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 13 सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है, ये 13 अफ्रीका से ही सेलेक्ट होना है। एशियन पैसिफिक के लिए 13 सीट्स, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में आता है उनके लिए 8, वेस्टर्न यूरोपियन के लिए 7, ईस्टर्न यूरोप के लिए 6। तो इसी तरह इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है या कुछ लोग एक ग्रुप बना के कुछ कंट्रीज को या कुछ ज्योग्राफिकल रीजन को छोड़ ही देगा। ये अवॉइड करने के लिए इस तरह की इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। बहुत अच्छी बात है। मेंबर्स ऑफ द काउंसिल सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years and are not eligible for immediate re-election after serving 2 consecutive terms। देखिए दोस्तों 3 साल के लिए मेंबरशिप होता है एक बार इलेक्ट होने के बाद, इसके बाद अगला 3 साल के लिए भी इलेक्ट हो सकता है। तो टोटल 6 साल कंटिन्यूस रह सकता है, पर 6 साल मतलब 2 बार अगर हो गया इसके बाद इमीडिएट री इलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसका अगले 3 साल के लिए मेंबरशिप छोड़ना पड़ेगा, फिर 3 साल बाद फिर इलेक्शन लड़ सकता है, राइट। तो 3 फिर आपको नहीं लड़ पाएगा, फिर जाके कर सकता है 3 के लिए, ठीक है। तो इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स नहीं हो सकता, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट्स में वही लिखा है मैंने जो अभी बोला दोस्तों। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बिल्कुल सही, बेसिक डेफिनेशन है। इट वॉज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2006 रिप्लेसिंग द फॉर्मर यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। वेरी वेरी करेक्ट। अब ये गलत है, कौन सा? मेंबर्स ऑफ द काउंसिल सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ये तो सही है। एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। अब देखिए दोस्तों ये गलत है, क्यों? इमीडिएट री इलेक्शन तो हो सकता है एक बार के लिए, इसके बाद नहीं हो सकता, राइट। तो ये गलत हो गया ना। तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स इन आसाम विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। देखिए दोस्तों फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से रिलेटेड एक न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। वैसे 3 स्टेटमेंट लिखा है, तीनों सही है। देखिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो आसाम में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था एनआरसी से रिलेटेड, ये क्या है? दीज आर बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडीज, मतलब आधा जुडिशियल पावर्स है इन ट्रिब्यूनल्स के लिए टू डिटरमाइन इफ अ पर्सन स्टेइंग इलीगली इज ए फॉरेनर और नॉट। तो आसाम में कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है एक सिटीजन को फॉरेनर डिक्लेयर करने में या सिटीजन डिक्लेयर करने में। ये जो फैसला कौन करेगा? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल करेगा। ये पावर इनको दिया हुआ है। एवरी इंडिविजुअल हुज नेम डज नॉट फिगर इन द फाइनल एनआरसी कैन रिप्रेजेंट हिज और हर केस इन फ्रंट ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी। अगर एनआरसी की फाइनल लिस्ट में किसी का नाम नहीं है तो ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास अपील दे सकता है। Assam has set up foreign tribunals specifically to handle the cases of 19 lakh people left out of the updated NRC। अब देखिए दोस्तों सबको पता है NRC की कहानी, जब NRC का ड्राफ्ट लिस्ट बना था जिसमें 19 लाख पीपल आउट हो गए थे, तो ये लोगों को अपील देना है। इसके लिए आसाम में स्पेसिफिकली इस तरह की फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सेटअप किया था। अब देखिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में मेंबर कैसे अपॉइंट होता है? इट इज अपॉइंटेड अंडर FT Act 1941 and Foreigners Tribunal Order 1984 as per the guidelines issued by the government from time to time। जब भी कोई ज़रूरत होता है गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू करता है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स और एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट है 1941, इसके हिसाब से FT में मेंबर्स अपॉइंट होता है। अब देखिए ये मेंबर कौन कौन हो सकता है? रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द आसाम जुडिशियल सर्विस, ठीक है, ये हो सकता है। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी विद जुडिशियल एक्सपीरियंस। सेकंड, तीसरा क्या है? और ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नॉट बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड विद एटलीस्ट 7 years ऑफ प्रैक्टिस। तो इतना है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का मेंबर बनने का क्राइटेरिया। अब देखिए मेंबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हैव ए फेयर नॉलेज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ आसाम। अब देखिए आसाम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल लगाया तो उधर के लोग अपील करने आएगा, तो लैंग्वेज तो मालूम होना ही होना है, तो ये भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आसाम का ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मालूम होना चाहिए। कौन कौन सा? आसामीज, बंगाली, बोडो एंड इंग्लिश, एज वेल एज बी कॉन्वर्सेंट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द फॉरेनर्स इश्यू। अब देखिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में मेंबर का क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया आपको। और क्या है? कौन सा एक्ट है? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1941, और एक ऑर्डर है वैसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1941 ध्यान दीजिएगा। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट? और कुछ नहीं है। अब देखिए
Statements. The tribunals are quasi-judicial bodies to determine if a person staying illegally is a foreigner or not. Very correct. Only foreigners tribunal are empowered to declare a person as a foreigner. Very, very correct. It is mandatory that a FT is required to have fair knowledge of the official languages of Assam. Very, very correct. मैंने बता दिया आपको Assamese, English, बोडो, बंगाली, ये सब आसाम का ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ये सब मालूम होना चाहिए एक FT मेंबर को. बाकी जितने भी क्वालिफिकेशन है मैंने आपको बता दिया. तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट. Question number 4. With reference to Reserve Bank of India's Universal Bank Licensing Guidelines, consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए. आई होप आपने आंसर किया होगा. नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली. अब देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल बैंक लाइसेंसिंग गाइडलाइंस निकाला है. अगर आपको पूरे गाइडलाइंस देखना है, पढ़ना चाहते हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट में जाइए, आपको मिल जाएगा. इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में मैं वही एक्सप्लेन करूंगा जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है. अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. बताने से मैं एक अलग सा वीडियो बना के आपको समझा दूंगा. देखिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट कीजिए. स्टेटमेंट 3 गलत है. यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम है क्या? देखिए दोस्तों, एज द नेम इंडिकेट्स, यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ बैंकिंग वेयर बैंक्स अंडरटेक ए ब्लैंकेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. मतलब एक बैंक के अंदर इतने सारे फाइनेंशियल सर्विसेज होगा. मतलब आपको और कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए दूसरे कोई बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं. एक ही जगह में आपका सारे काम हो जाएगा. जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है तो उधर ही हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, फैक्टरिंग, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे काम, सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एक यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम. अब ये यूनिवर्सल बैंकिंग की गाइडलाइंस क्या क्या है? अगर लाइसेंस चाहिए, तो किसी को अगर लाइसेंस चाहिए एक यूनिवर्सल बैंक बनाना है, तो देखिए आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जो हमारे क्वेश्चन में लिखा है, वो मैं आपको समझाता हूं. देखिए, इनिशियल मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल फॉर ए बैंक शैल बी 5 बिलियन. 5 बिलियन मतलब 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zeros, राइट. 5 बिलियन होना चाहिए मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल. अब आप सोच रहे होंगे ये पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल है क्या? देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक टर्म्स थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर अगर आप इसके बेसिक समझोगे ना, इससे आसान कुछ नहीं है. मैं समझाता हूं पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल क्या है. देखिए दोस्तों, मान लो मैं एक कंपनी बना रहा हूं और मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग आ गया. मान लो 10 बंदे आ गया मेरे पास कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए या कंपनी सेटअप करने के लिए. मान लो 10 लाख था और कंपनी एक्चुअली बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 करोड़. अब 90 लाख के लिए मैं क्या करूंगा? मैंने 9 बंदे के पास गया, बोला मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, बाद में आपका प्रॉफिट हो जाएगा. अब देखो, और 9 बंदे आ गए 10 लाख लेके मेरे पास आ गया. अब मेरा पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल क्या है? 1 करोड़ हो गया. वैसे मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, पर सारे शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट मिला के हो गया 1 करोड़. इसको बोलते हैं दोस्तों पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल. मतलब सारे शेयर होल्डर्स का, जितने भी इन्वेस्टर्स है, सबका मिला लो आप कैपिटल. इसको बोलते हैं पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल. ठीक है, ये कितना होना चाहिए? 5 बिलियन. अब दोस्तों 5 बिलियन चाहिए तो इतना आसान से तो नहीं मिलेगा, शेयर तो लेना ही पड़ेगा. ठीक है. दूसरा क्या है? नॉट लेस देन 51% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल शैल बी ओन्ड बाय द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप. देखिए दोस्तों, जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है या जो है कंपनी का जो मेन प्रमोटर ग्रुप, जो कंपनी का प्रमोशन करेगा, जिसका ऑपरेशंस मैक्सिमम करेगा, उनके पास मैक्सिमम शेयर होना चाहिए. इसका मतलब यह है कि मान लो एक यूनिवर्सल बैंक सिस्टम जितने लाइसेंस लिया, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं. किसी के पास 2%, किसी के पास 3%, किसी के पास 25%, इस तरह है. तो आरबीआई को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. तो आरबीआई का गाइडलाइंस ये कहता है, अगर आप में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं आपके कंपनी के अंदर या बैंक के अंदर, तो एक प्रमोटर ग्रुप होना चाहिए या प्रमोटर होना चाहिए जिसके पास 50% से ज्यादा पावर हो. मतलब वो कंपनी उनके नाम पे होगा ना. मतलब जैसे हमारा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है, 50% से ऊपर, मतलब 51%, सॉरी 50 नहीं, 51% मिनिमम होना चाहिए. मतलब उस बंदे के नाम पे रहेगा कंपनी. बेसिकली कंट्रोल जो है उनके पास रहेगा. ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. दूसरा क्या है? बैंक हैज टू ओपन एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स ब्रांचेस इन अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स. देखिए दोस्तों, मैंने गलत लिखा, सॉरी फॉर दैट. एक्चुअली 50 नहीं, 25% है. ठीक है. देखो, और एक आरबीआई का गाइडलाइन ये कहता है, बैंक के जो ब्रांचेस बनेगा ना, ये रूरल सेंटर्स में बनेगा. कितना? 25%. अगर आप 4 ब्रांच बना रहे हो, उसमें एक रूरल में होना चाहिए, 1/4, मतलब 25% ऑफ इट्स ब्रांचेस होना चाहिए
रूरल सेंटर्स में, अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में जहां इतनी बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है। इनिशियल मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल फॉर ए बैंक शैल बी 5 बिलियन, वेरी वेरी करेक्ट, नॉट लेस देन 51%, ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड बैंक हैज टू ओपन एटलीस्ट 50%, ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, मैंने एक्सप्लेनेशन में भी गलत लिखा था 50%, ये एक्चुअली 25% है, राइट, ऑफ इट्स ब्रांचेस इन अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स, तो ये गलत हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन ये 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। देखिए दोस्तों, सऊदी अरेबिया, यमन, वेस्ट एशिया, ये सब आजकल न्यूज में आ रहा है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है। देखिए होदेदा पोर्ट जो है यमन में है, सिदरा पोर्ट बहरीन, जद्दा इस्लामिक पोर्ट सऊदी अरेबिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। ये कहाँ है, वेस्ट एशिया में जितने भी पोर्ट्स है, बेसिकली जो रेड सी को बॉर्डर कर रहा है, गल्फ ऑफ एडन को कर रहा है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, ये न्यूज आया था, सऊदी अरेबिया प्रेजेंटेड ए न्यू पीस इनिशिएटिव टू एंड द वार इन यमन। अब देखो सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में प्रॉब्लम चलता रहता है, आपको मालूम है, ये जो हौतीज रिबल है इनके बारे में एक वीडियो भी है। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हर्षित द्विवेदी टाइप करके इसके साथ यमन क्राइसिस करके आप सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सऊदी अरेबिया एंड यमन के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है, एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ये जो हौतीस है। इनिशिएटिव इंक्लूड्स, अब सऊदी अरेबिया यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में एक ऐसा प्लान लेके आया है दोनों के अंदर पीस बनाने के लिए। नेशन विद सीज फेयर अंडर यूएन सुपरविजन एंड री ओपनिंग ऑफ एयर एंड सी लिंक्स। सऊदी अरेबिया ने ये बोला है कि एक नेशन विद सीज फेयर लाएगा अंडर यूएन सुपरविजन, मतलब यूएन सुपरवाइज करेगा, एंड जितने भी एयर एंड सी लिंक्स है, ट्रांसपोर्ट है, वो ओपन करेंगे। री ओपनिंग ऑफ सनास एयरपोर्ट, allowing fuel and food imports through Hodeidah port, both of which are controlled by Riyadh's enemies, Iran aligned Houthi movement। बेसिकली दोस्तों जो हौतीज है ना, इसको ईरान सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये ईरान को कोई पसंद नहीं करता है वेस्ट एशिया में। अगर मैं बताना लूंगा तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो जितने भी देखो, सना एयरपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है यमन में, ठीक है। रीस्टार्टिंग ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशंस बिटवीन सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट एंड हौतीज, ठीक है। यमन में जो गवर्नमेंट है वो सऊदी बैक्ड है एंड हौतीज रिबल्स है, तो रीस्टार्टिंग ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशंस भी सऊदी अरेबिया ने बोला है। अब आप मैप देख लीजिए, वैसे इंटरनेशनल मैप सीरीज वाला हमारे जो वीडियो में मैंने खुद कवर किया था, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन वगैरह, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि ये सऊदी अरेबिया है, ये यमन है, इधर ओमान है, ठीक है, इधर बहरीन आपको दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, वेस्ट एशिया का मैप है ये, जहां रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, अरेबियन सी है, सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, क्योंकि वेस्ट एशिया आजकल बहुत न्यूज में आ रहा है। आने वाले प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने का संभावना है। देखिए दोस्तों, रेड सी आपको इधर दिख रहा है, और एक बार आपको समझाता हूं, ये जो स्ट्रेट है इसका नाम क्या है, बाब एल मंडेब स्ट्रेट है। ये जिबूती आपको दिख रहा है, ये जिबूती, ये जो एरिया इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। ये गल्फ ऑफ एडन है, ये जो एरिया, ये जो गल्फ है, ये गल्फ ऑफ एडन है, अरेबियन सी में जाके मिलता है। इधर गल्फ ऑफ ओमान आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब एरियाज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी देख लीजिएगा, सऊदी अरेबिया किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, सब देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, राइट। तो हमारा आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में, आंसर इज ऑप्शन डी, ऑश्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप। आज का क्वेश्चन देख लीजिए। द प्लान वाज फर्स्ट स्टम्बल्ड अपॉन बाय एक्सीडेंट इन 2737 BCE. The emperor at the time was boiling water in his garden when a leaf from the overhanging Camellia sinensis tree drifted into his pot. The combination yielded a drink that compelled him to research the tree further, uncovering both medicinal and palatable properties. About which drink or plant the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।